एक सिंपल सा सवाल, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई इंसान स्टेज पर आता है, सिर्फ एक माइक पकड़ता है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, कोई वीएफएक्स नहीं है, कोई एक्शन सीन नहीं, और फिर भी 1 घंटे तक लाखों लोग बिना फ़ोन देखे उसकी बात सुनते रहते हैं, तो आप उसे क्या कहोगे? मैजिशियन कहोगे, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर, या फिर आप कहोगे कि मास्टर स्टोरी टेलर? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ जोक्स नहीं लिखे, उसने इमोशंस लिखे, उसने सिर्फ कॉमेडी नहीं की, उसने ऑडियंस के दिमाग के साथ गेम खेला। और मैं बात कर रहा हूँ एक शख्स की जो कि बहुत स्पेशल है, उनका नाम है मुनावर फारूकी। लेकिन ये वीडियो उनके जोक्स एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, ये वीडियो है उनके दिमाग को डिकोड करने के लिए, उनके स्ट्रेटेजी को समझने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है उनकी स्टोरी टेलिंग में जिसकी वजह से लोग हंस भी देते हैं और शॉक भी हो जाते हैं और वीडियो ख़त्म होने के बाद भी उसके बारे में सोचते रहते हैं। आज हम उनकी कॉमेडी नहीं, उनकी साइकोलॉजी समझेंगे। पार्ट 1, स्टोरी टेलर और कॉमेडियन में डिफरेंस। देखो, हर कॉमेडियन फ़नी हो सकता है, लेकिन हर कॉमेडियन स्टोरी टेलर नहीं होता। बहुत लोग स्टेज पर आते हैं, एक जोक बोलते हैं, ऑडियंस हंसते हैं, और फिर उसके बाद फिर दूसरा जोक, और फिर ऑडियंस बहुत ज़्यादा जो है हंसने लग जाते हैं, फिर तीसरा जोक और शो ख़त्म। लेकिन जब एक स्टोरी टेलर स्टेज पर आता है, वो जोक नहीं सुनाता, वो ऑडियंस को अपनी दुनिया में ले जाता है, और मुनावर जी इसी कैटेगरी में आते हैं। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जोक नहीं है, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है क्यूरियोसिटी। वो ऑडियंस के दिमाग में एक सवाल डालते हैं और उसका आंसर तुरंत वो बिल्कुल भी नहीं देते। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट करना चाहता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ज़ीगार्निक इफेक्ट, यानी कि अगर कोई स्टोरी अधूरी रह जाए तो दिमाग उसको कंप्लीट करना चाहता है। इसीलिए नेटफ्लिक्स की सीरीज़ का एंड क्लिफ हैंगर पर होता है, इसलिए यूट्यूबर्स बोलते हैं एंड तक ज़रूर देखना, और इसीलिए मुनावर ऑडियंस को कंटिन्यूसली क्यूरियोसिटी में रखते हैं। ये सिर्फ कॉमेडी नहीं, साइंस है, और अगर आपने इसे समझ लिया देन आप भी एक अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हो। पार्ट 2, उनकी स्टोरी इतनी रियल क्यों लगती है? कभी नोटिस किया है आपने कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता है तो हम ऑटोमेटिकली उसकी बात सुनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टोरी हमसे रिलेट कर पाती है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन फैक्ट से ज़्यादा स्टोरीज़ को याद रखता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग स्टोरी सुनते वक्त सिर्फ लैंग्वेज वाला पार्ट एक्टिवेट नहीं होता, बल्कि इमोशंस वाला पार्ट भी एक्टिवेट होता है। इसीलिए अगर मैं बोलूँ एक आदमी दुखी था तो शायद आपको कुछ फील नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ एक आदमी रात के 2 बजे अकेला बेंच पर बैठा था तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली पिक्चर बनने लगती है। और स्टोरी टेलिंग वही होती है। मुनावर जी इसी विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं। वो डिटेल्स देते हैं, प्लेस बताते हैं, सिचुएशंस बताते हैं, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, और धीरे धीरे ऑडियंस उस स्टोरी के अंदर घुस जाती है। इसीलिए उनकी स्टोरीज मूवी जैसी फील होती है। पार्ट 3, कॉलबैक्स का मैजिक। अब एक इंटरेस्टिंग टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉलबैक्स। ये कॉमेडी की दुनिया का हिडन वेपन है। सिंपल लैंग्वेज में अगर शो के स्टार्टिंग में कोई छोटी सी बात बोली और एंडिंग में उसी बात को दोबारा यूज़ किया तो ऑडियंस डबल हंसती है। क्यों? क्योंकि उन्हें फील होता है अरे ये तो पहले बोला था। ब्रेन को पैटर्न रिकग्नाइज करना पसंद है, और जब पैटर्न कंप्लीट होता है रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए कॉल बैक पावरफुल होता है। ये सिर्फ कॉमेडी में नहीं, पब्लिक स्पीकिंग में भी काम करता है। अगर स्पीच के स्टार्टिंग में एक स्टोरी बोलो और एंडिंग में उसका कंक्लूजन लाओ, ऑडियंस इमोशनल हो जाती है। इसी टेक्निक को वर्ल्ड्स बेस्ट स्पीकर्स भी यूज़ करते हैं। पार्ट नंबर 4, पॉज की पावर। एक और चीज़ नोटिस करना, मुनावर जी कंटिन्यूसली नहीं बोलते, वो रुकते भी हैं, और ये पॉज एक्सीडेंटल नहीं होता, इंटेंशनल होता है। मोस्ट बिगनर्स सोचते हैं फास्ट बोलना मतलब एंटरटेनिंग होना। रियलिटी एग्जैक्टली अपोजिट है। कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल सेंटेंस होता है। इमेजिन करो अगर हॉरर मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक कंटिन्यूसली बजता रहे तो डर कम लगेगा, लेकिन जब अचानक कंप्लीट साइलेंस हो तब हार्ट बीट बढ़ जाती है। स्पीकिंग भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है। पॉज ऑडियंस को सोचने का
टाइम देता है और एंटीसिपेशन क्रिएट करता है। इसलिए एक्सपीरियंस स्पीकर्स वर्ड से नहीं साइलेंस से भी परफॉर्म करते हैं। पार्ट 5, मुनावर का सबसे बड़ा सीक्रेट। लोग सोचते हैं कॉमेडी फनी होने की वजह से चलती है। मैं मानता हूँ कॉमेडी रिलेटेबल होने की वजह से चलती है। अगर ऑडियंस अपने आप को स्टोरी में देख लेती है तो जोक ऑटोमेटिकली फनी लगता है। इसलिए मुनावर जी जब भी ऑब्जर्वेशन करते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों की बात नहीं करते, वो नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं, जैसे कि घर, फैमिली, स्कूल, मोहल्ले, रिलेशनशिप्स, डेली लाइफ। और इसीलिए ऑडियंस सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है क्योंकि उन्हें लगता है ये तो मेरे साथ भी हुआ है। और जब ऑडियंस अपने आप को स्टोरी में देखने लगती है तब स्टोरी टेलर जीत जाता है। पार्ट 6, ऑडियंस को बोर क्यों नहीं होने देते। कभी नोटिस किया है जब हम YouTube पर कोई 40-50 मिनट का वीडियो देखते हैं तो 5 मिनट बाद ही फ़ोन चेक करने लगते हैं। लेकिन कुछ परफॉर्मेंस ऐसे होते हैं जिनके सामने ऑडियंस को टाइम का पता ही नहीं चलता। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डिज़ाइन है। ह्यूमन ब्रेन को हर कुछ मिनट में नई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर एक ही टोन, एक ही स्पीड और एक ही इमोशन चलता रहे तो दिमाग ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लूज कर देता है। इसलिए ग्रेट स्टोरी टेलर्स हर थोड़ी देर में डायरेक्शंस चेंज करते हैं। कभी वो ऑडियंस को हंसाते हैं, कभी सीरियस कर देते हैं, कभी सस्पेंस क्रिएट करते हैं और फिर एकदम से हल्का मोमेंट ला देते हैं। ये इमोशनल रोलर कोस्टर ही ऑडियंस को सीट से बांधे रखता है। पब्लिक स्पीकिंग में भी ये रूल अप्लाई होता है। अगर आप 20 मिनट तक सिर्फ इंफॉर्मेशन दोगे ऑडियंस थक जाएगी, लेकिन इंफॉर्मेशन के बीच स्टोरी, ह्यूमर और इमोशंस मिक्स करोगे तो वही ऑडियंस एंड तक कनेक्ट रहेगी। पार्ट नंबर 7, इमोशन फैक्ट से ज़्यादा पावरफुल क्यों होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को स्टैटिस्टिक्स बताए गए और दूसरे ग्रुप को वही बात एक स्टोरी के थ्रू समझाई गई। कुछ दिन बाद जब उनसे पूछा गया तो लोग नंबर्स भूल गए थे लेकिन उन्हें स्टोरी याद थी। ये ह्यूमन ब्रेन का नेचर है। हम डेटा कलेक्ट नहीं करते, हम एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते हैं। इसी वजह से स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल होती है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर सिर्फ ये नहीं बोलते कि मेहनत करो, वो पहले एक इंसान की जर्नी दिखाते हैं, स्ट्रगल दिखाते हैं, फेलियर्स दिखाते हैं और फिर लेसन देते हैं। तब मैसेज सीधा दिल तक पहुंचता है। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो याद रखना, ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन गूगल से भी मिल जाएगी लेकिन फीलिंग सिर्फ तुम दे सकते हो। पार्ट 8, स्टेज पर कॉन्फिडेंस का सीक्रेट। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कभी नर्वस ना होना। रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है। हर एक्सपीरियंस स्पीकर्स को स्टेज पर जाने से पहले थोड़ा नर्वसनेस फील होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बिगिनर्स नर्वसनेस को प्रॉब्लम समझते हैं और एक्सपर्ट उसी एनर्जी को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सोर्स प्रिपरेशन नहीं होता, फेमिलियरिटी होती है। जितनी बार आप स्टेज पर जाओगे उतना ही दिमाग उस एनवायरनमेंट को नॉर्मल मान लेगा। इसलिए अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हो तो परफेक्ट स्पीच लिखने से पहले स्टेज पर खड़ा होना शुरू करो। एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस बनाता है। पार्ट 9, राइटिंग का फ्रेमवर्क। हर अच्छी स्टोरी के अंदर एक हिडन स्ट्रक्चर होता है। बाहर से वो नेचुरल लगती है लेकिन अंदर से केयरफुली डिजाइन होती है। पहला स्टेप होता है हुक, एक ऐसा सवाल या सिचुएशन जो ऑडियंस को रोक दे। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है, ऑडियंस को समझाया जाता है कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है और लास्ट में रिजोल्यूशन। लेकिन रिजोल्यूशन के साथ एक लेसन भी दिया जाता है ताकि ऑडियंस सिर्फ एंटरटेन ना हो, कुछ लेकर भी जाए। ये फ्रेमवर्क सिर्फ कॉमेडी में नहीं, मूवीज, टेडेक्स टॉक, वायरल यूट्यूब वीडियोस में भी यूज होता है। पार्ट नंबर 10, ऑब्जर्वेशन इज द रियल सुपर पावर। कई लोग सोचते हैं कि फ़नी लोग नेचुरली फ़नी पैदा होते हैं, लेकिन रियलिटी में वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं। वो नॉर्मल लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर ऑब्जर्वेशंस को इंटरेस्टिंग एंगल से प्रेजेंट करते हैं। इसलिए अगर तुम बेटर स्पीकर बनना चाहते हो तो सिर्फ बोलना प्रैक्टिस मत करो, ऑब्जर्व करना भी सीखो। लिफ्ट में लोग कैसे बिहेव करते हैं, ट्रेन में लोग क्या बातें करते हैं, घर में पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब फ्यूचर कंटेंट बन सकता है। ग्रेट स्पीकर्स पहले ग्रेट ऑब्जर्वर होते हैं। पार्ट नंबर 11, साइलेंस भी एक डायलॉग है। पब्लिक स्पीकिंग में एक चीज़ सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट होती है, पॉज। कई बिगनर्स साइलेंस से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर 2 सेकंड रुक गए
तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। लेकिन रियलिटी में पॉज ऑडियंस को सोचने का टाइम देता है। जब आप एक इम्पॉर्टेंट लाइन बोलकर रुकते हो तो उस लाइन का इम्पैक्ट डबल हो जाता है। इसलिए स्पीचेस में हर सेंटेंस सेम स्पीड से मत बोलो, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी पॉज। ये वेरिएशन ही ऑडियंस का अटेंशन होल्ड करता है। पार्ट 12, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए 5 लेसन्स। पहला लेसन, फैक्ट से पहले फीलिंग्स क्रिएट करो। दूसरा, ऑडियंस को आंसर देने की जल्दी मत करो, क्यूरियोसिटी को थोड़ा टाइम दो। तीसरा, रिलेटेबल एग्जांपल्स यूज करो, लोग थियोरी नहीं रियल लाइफ समझते हैं। चौथा, हर 30 से 60 सेकंड में पैटर्न चेंज करो, नया एंगल, नया इमोशन या नया क्वेश्चन लाओ। और पांचवा, एंड हमेशा इतना स्ट्रांग रखो कि ऑडियंस को लगे उनका टाइम वर्थ था। कंक्लूजन, अगर आप सिर्फ जोक्स देखोगे तो शायद आप कुछ देर हंसोगे, लेकिन अगर आप स्टोरी टेलिंग को समझ लोगे तो आप लोगों के दिमाग और दिल दोनों तक पहुंच पाओगे। हर ग्रेट कम्युनिकेटर के पास एक सीक्रेट होता है। किसी का वॉइस स्ट्रांग होता है, किसी की बॉडी लैंग्वेज और किसी की राइटिंग, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो ऑडियंस को सिर्फ सुनाते हैं, ऑडियंस को फील करवाते हैं। और जिस दिन आप लोगों को फील करवाना सीख गए, उस दिन आप सिर्फ स्पीकर नहीं रहोगे, आप अच्छे स्टोरी टेलर बन जाओगे। यही असली गेम है, यही असली धंधा है अटेंशन का, कनेक्शन का और कम्युनिकेशन का। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।